एक पल के लिए ना बस कल्पना कीजिए कि हम समय में पीछे जा रहे हैं। आज से करीब 200 साल पहले का भारत। मान लीजिए कोई अपने गांव या शहर के किसी पुराने मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। गर्भगृह के अंदर दियों की एकदम मध्यम सी रोशनी है और सामने ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो या तो पत्थर की कोई अमूर्त मूर्ति होगी। बिल्कुल। या तो उसे वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया होगा, या फिर धातु का कोई ऐसा प्रतीक होगा जिसे सदियों से पूजा जा रहा है। हाँ, या फिर मंदिर की दीवारों पर कुछ पारंपरिक चित्र बने होंगे। सही कहा, जिनमें आकृतियां तो हैं लेकिन वे बिल्कुल सपाट हैं। मतलब उनके चेहरे पर कोई स्पष्ट मानवीय भाव नहीं है। उस दौर के एक आम इंसान के लिए ना ईश्वर का कोई ऐसा मानवीय चेहरा मौजूद नहीं था जिसे देखकर लगे कि हाँ, मेरे आराध्य बिल्कुल मेरी और आपकी तरह ही दिखते होंगे। हाँ, बिल्कुल सटीक कहा आपने। उस समय का जो हमारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन था ना, उसमें कला का उद्देश्य यथार्थवाद या कहें कि चीजों को जैसा है वैसा दिखाना बिल्कुल नहीं था। कला पूरी तरह से प्रतीकात्मक थी। अगर किसी दीवार पर भित्ति चित्र या लघु चित्र बना भी है तो उसका उद्देश्य एक विचार या एक कहानी को दर्शाना होता था। ये नहीं कि प्रकाश कैसे पड़ता है या कपड़े की सिलवटें कैसी दिखती है। ईश्वर पवित्र थे, लेकिन आम इंसान की शक्ल सूरत से बहुत दूर थे। एक अलग ही धरातल पर। एकदम। और फिर इतिहास में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ बदल जाता है। अचानक से ईश्वर को एक ऐसा मानवीय और भव्य चेहरा मिल जाता है जिसे भारत का बच्चा बच्चा पहचानने लगता है। बिल्कुल। लाल साड़ी में खिले हुए कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी, या सफेद वस्त्रों में शांत भाव से वीणा लिए बैठी देवी सरस्वती। आज जब कोई आंखें बंद करके इन देवियों का ध्यान करता है तो दिमाग में ठीक यही छवि उभरती है। और ये छवि किसने दी, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर जिस शख्सियत की गहन चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने हमारी इस सामूहिक कल्पना को रंग और आकार दिया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय कला के प्रणेता राजा रवि वर्मा की। तो ओके, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि हमारा आज का मिशन सिर्फ एक चित्रकार की जीवनी पढ़ना नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने उस दौर में पूरे भारत के विजुअल कल्चर या कहें दृश्य संस्कृति की नींव रख दी थी। हाँ, और ये यात्रा शुरू होती है दक्षिण भारत के एक बहुत ही शांत इलाके से। 29 अप्रैल 1848 को केरल के किरेमनूर में उनका जन्म हुआ था। किलेमनूर? जी, और ऐसा कहा जाता है कि कला के प्रति उनका खिंचाव बचपन से ही इतना तीव्र था कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर की दीवारों पर ही चित्र उकेरने शुरू कर दिए थे। अरे वाह! शुरुआत में हर कलाकार की तरह उन्हें भी एक मार्गदर्शक की जरूरत थी। और वो भूमिका निभाई उनके अपने चाचा राजा राजवर्मा ने। उन्होंने ही रवि वर्मा को कला की बुनियादी शिक्षा दी। लेकिन देखिए, अगर उन्होंने सिर्फ अपने चाचा से पारंपरिक कला सीखी होती तो शायद इतिहास उन्हें आज इस रूप में याद नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही बड़ा मोड़ तब आता है जब एक विदेशी तकनीक की एंट्री होती है। एक डच चित्रकार का जिक्र है, थियोडोर जेन्सन। हाँ। उनसे राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण यानी ऑयल पेंटिंग सीखी। अब यहाँ मुझे ना थोड़ी उलझन है। मतलब क्या भारत में उस समय चित्रकार नहीं थे? एक डच पेंटर से तकनीक सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। देखिए, भारत में चित्रकला की एक बहुत समृद्ध परंपरा पहले से थी, जैसे राजस्थानी या पहाड़ी मिनिएचर, लघु चित्र जो होते हैं। हाँ, या फिर अजंता जैसे भित्ति चित्र। लेकिन ये सब पानी में घुले रंगों यानी वाटर कलर्स या प्राकृतिक रंगों से बनते थे। इन चित्रों में ना एक सपाटपन होता था, मतलब एक फ्लैटनेस होती थी। अच्छा। इनमें छाया और प्रकाश का, लाइट एंड शैडो का वो खेल नहीं होता था जो चीजों को 3D या असली बनाता है। तो ऑयल पेंटिंग ने ये कमी पूरी कर दी? बिल्कुल पूरी कर दी। ऑयल पेंटिंग की खासियत ये है कि तेल बहुत धीरे धीरे सूखता है। इससे चित्रकार को ना रंगों को आपस में ब्लेंड करने का, परतों में काम करने का बहुत समय मिल जाता है। ओह, समझ गया। थियोडोर जेन्सन ने राजा रवि वर्मा को यही यूरोपीय तकनीक सिखाई कि कैसे कैनवस पर गहराई लाई जाए, त्वचा की चमक को असली कैसे दिखाया जाए और कैसे प्रकाश और परछाई का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल जीवंत आकृति गढ़ी जाए। इसे ही पश्चिमी यथार्थवाद या वेस्टर्न रियलिज्म कहा जाता था। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी विदेशी भाषा का बहुत ही जटिल व्याकरण सीखते हैं। सही कहा। लेकिन आप उस भाषा में कोई यूरोपीय कहानी नहीं लिखते।
आप उस व्याकरण का इस्तेमाल करके अपने ही देश की, अपनी ही मिट्टी की सबसे खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। तकनीक पूरी तरह से पश्चिमी थी, लेकिन जो आत्मा थी, जो विषय थे, वे पूरी तरह से भारतीय थे। और यही वो संगम था जिसने राजा रवि वर्मा को अमर बना दिया। तो जब उनके हाथ में ये नई विदेशी तकनीक आ गई, जो चीजों को एकदम असली दिखा सकती थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? जब आपके पास कोई इतनी शक्तिशाली तकनीक हो ना, तो आप उसे सबसे भव्य विषयों पर आजमाना चाहते हैं। उन्होंने सीधे भारतीय महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की ओर रुख किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहानियों का चित्रण नहीं किया, उन्होंने भावनाओं को कैनवास पर उतार दिया। उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र का उदाहरण लेते हैं, जटायु वध। हाँ, मैंने स्रोतों में इसका जिक्र पढ़ा है। रावण द्वारा जटायु के पंख काटने का दृश्य। सही कहा। अब पुराने पारंपरिक चित्रों में अगर ये दृश्य बनता ना, तो वो बहुत प्रतीकात्मक होता। मतलब सिर्फ एक सिंबल की तरह। हाँ, लेकिन रवि वर्मा के जटायु वध में आपको एक खौफनाक संघर्ष दिखाई देता है। रावण की मांसपेशियों का तनाव, उसके चेहरे का क्रोध, सीता के चेहरे पर वो खौफ और लाचारी, और जटायु के शरीर की वो पीड़ा। ये सब कुछ इतना असली लगता है, जैसे आप कोई नाटक या फिल्म का दृश्य लाइव देख रहे हो। हवा में उड़ते हुए वस्त्रों की सिलवटें तक बिल्कुल यथार्थवादी थीं। एक और चित्र जो मुझे बहुत हैरान करता है, वो है समुद्र का मान मर्दन करते राम। ओह, वो तो एक मास्टरपीस है ना? उसमें भगवान राम धनुष ताने खड़े हैं और उनका क्रोध देखते ही बनता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है पृष्ठभूमि में उफनता हुआ समुद्र। बिल्कुल। लहरों पर गिरती हुई रोशनी और पानी का वो झाग। लगता है जैसे समुद्र का खारा पानी अभी कैनवस से छलक कर बाहर आ जाएगा। इसके अलावा शकुंतला का प्रेम पत्र भी है, जिसमें दुष्यंत के ख्यालों में खोई शकुंतला पत्र लिख रही है, और उसके चेहरे का वो शर्मीलापन इतना सजीव है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी चीरहरण और कंस वध जैसी रचनाएं भी उन्होंने बनाई। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पौराणिक महाकाव्यों के साथ साथ उनका एक और बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय नारीत्व का एक आदर्श और विविधतापूर्ण रूप गढ़ा। उनका एक और काम है जिसका नाम है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस। इस पेंटिंग के बारे में मैंने सुना है, लेकिन इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक राष्ट्र की परिकल्पना थी। इस एक कैनवस पर उन्होंने 11 महिलाओं को चित्रित किया है, जो भारत के अलग अलग कोनों से हैं। अच्छा, 11 महिलाएं? जी। कोई पारसी महिला है, कोई मराठी महिला है, कोई नायर है, तो कोई मुस्लिम। सबके पहनावे अलग हैं, उनके आभूषण अलग हैं, यहाँ तक कि उनके चेहरों की बनावट भी उनके क्षेत्र के अनुसार बिल्कुल सटीक और अलग है। क्या बात है! वे सब एक साथ बैठकर अलग अलग वाद्ययंत्र बजा रही हैं। 19वीं सदी में जब भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था, तब कैनवस पर विविधता में एकता का इतना शक्तिशाली दृश्य खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब वो सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, वो एक विजनरी थे जो एक एकजुट भारत की तस्वीर देख रहे थे। बिल्कुल। और इसी क्षेत्रीय यथार्थवाद की कड़ी में उनकी एक और बहुत मशहूर पेंटिंग है, दक्षिण भारत की जिप्सी, जिसे नायर महिला भी कहा जाता है। एक साधारण सी महिला, लेकिन उसे इतने सम्मान और इतनी सच्चाई के साथ चित्रित किया गया कि वो वैश्विक पटल पर छा गई। हाँ, और इन्हीं सब प्रयोगों के बाद वो दौर आया जिसने भारतीय घरों का नक्शा ही बदल दिया। देवी देवताओं का मानवीकरण। एग्जैक्टली। उन्होंने जब देवी लक्ष्मी और सरस्वती को चित्रित किया, तो उन्होंने उन्हें किसी अमूर्त लोक की देवियां नहीं, बल्कि एक बेहद सुंदर, भव्य और सौम्य मानवीय रूप में दर्शाया। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये सब जो तैल चित्र थे, जो ऑयल पेंटिंग्स थी, ये तो बहुत महंगी होती होंगी ना? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, कैनवस और विदेशी ऑयल पेंट्स मंगाना उस दौर में बहुत खर्चीला काम था, और एक पेंटिंग को बनने में महीने लगते होंगे। तो ये आम जनता तक कैसे पहुंचा? ये तो महलों की दीवारों पर टंगने वाली चीजें थीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शुरुआती दौर में राजा रवि वर्मा की कला पूरी तरह से शाही संरक्षण यानी रॉयल पैट्रोनेज पर ही निर्भर थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था और उनके काम को प्रायोजित किया था। अच्छा, बड़ौदा में? हाँ, आज भी अगर आप बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में जाएं, तो उनके असली चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह आपको वहीं मिलेगा।
और स्रोतों में ये भी है कि इस विशाल काम को वो अकेले नहीं कर रहे थे। उनके छोटे भाई सी राजा राजवर्मा, जो लैंडस्केप पेंटिंग के विशेषज्ञ थे, वो इन चित्रों की पृष्ठभूमि तैयार करते थे, जैसे महल के पर्दे, आसमान या पेड़ पौधे। और उनकी बहन मंगलाबाई, जो खुद एक बेहतरीन कलाकार थीं, वो भी उनकी मदद करती थीं। तो ये एक तरह का पारिवारिक स्टूडियो था। हाँ, राजघराने उन्हें पैसा दे रहे थे, काम बेहतरीन चल रहा था, लेकिन रवि वर्मा के अंदर एक बेचैनी थी। कैसी बेचैनी? वो देख रहे थे कि उनकी कला सिर्फ कुछ गिने चुने रईसों और राजाओं के महलों तक सिमट कर रह गई है। उनका विजन था कि उनकी बनाई लक्ष्मी और सरस्वती भारत की हर झोपड़ी, हर आम घर के पूजा घर तक पहुंचे। लेकिन हाथ से बनी ऑयल पेंटिंग से ऐसा करना तो असंभव था। तो इसका समाधान क्या निकाला उन्होंने? क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि कला और तकनीक का एक बहुत बड़ा संगम होने वाला है। बिल्कुल। त्रावणकोर के महाराजा ने उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद दी और फिर 1894 में राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में भारत की पहली लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की। घाटकोपर में? जी। ये प्रेस बाद में लोनावला और मालावली में स्थानांतरित हो गई थी। अब यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब लिथोग्राफी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। उस जमाने में अखबार तो छपते ही थे, तो फिर इस प्रेस में ऐसा क्या खास था? लिथोग्राफी एक बहुत ही जटिल और विज्ञान पर आधारित छपाई तकनीक है। ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि तेल और पानी एक दूसरे से नहीं मिलते। ओके। इसमें एक विशेष प्रकार के चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को एकदम सपाट किया जाता है। फिर उस पर चिकनी या तैलीय पेंसिल से चित्र बनाया जाता है। पत्थर पर चित्र? हाँ, जब पत्थर पर पानी डाला जाता है तो जहाँ चित्र बना है, जहाँ तेल है, वहाँ पानी नहीं ठहरता। फिर जब उस पर स्याही लगाई जाती है तो स्याही सिर्फ उस तेलीय चित्र वाले हिस्से पर चिपकती है, बाकी गीले पत्थर पर नहीं। समझ रहा हूँ। और फिर उस पत्थर को कागज पर दबाकर चित्र छापा जाता है। बाप रे, ये तो काफी लंबी प्रक्रिया लग रही है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। रवि वर्मा सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चित्र नहीं छापना चाहते थे। उन्हें तो रंगीन चाहिए होंगे। बिल्कुल, वो चाहते थे कि छपे हुए चित्र बिल्कुल उनकी ऑयल पेंटिंग जैसे रंगीन दिखें। इस रंगीन लिथोग्राफी को ओलियोग्राफ कहा जाता है। अब सोचिए, एक रंगीन चित्र छापने के लिए हर एक रंग के लिए, जैसे लाल, पीला, नीला, एक अलग भारी भरकम पत्थर तैयार करना पड़ता था। हे भगवान। और उन सभी पत्थरों को कागज पर एक के बाद एक एकदम सटीक जगह पर परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ छापना होता था। जरा सी भी चूक हुई और पूरा चित्र खराब। अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे स्रोतों में जर्मन विशेषज्ञों का नाम क्यों है। उन्होंने स्लेटर और गेराडा नाम के जर्मन तकनीशियनों को बुलाया था। हाँ, क्योंकि ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। इसके लिए गजब की इंजीनियरिंग और सटीकता चाहिए थी। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये 19वीं सदी का इंटरनेट था। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है ना? जैसे इंटरनेट ने ज्ञान और सूचना को हर किसी के लिए सुलभ कर दिया, वैसे ही इस लिथोग्राफिक प्रेस ने एक बेहद महंगी और शाही कला को कौड़ियों के भाव आम जनता के हाथों में रख दिया। एकदम एग्जैक्टली। इस प्रेस से भारी मात्रा में मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। आम जनता इन छपे हुए चित्रों को तस्वीरें या देव चित्र कहने लगी। अब एक गरीब किसान भी अपने घर की कच्ची दीवार पर भगवान राम या देवी लक्ष्मी का बिल्कुल वैसा ही भव्य चित्र लगा सकता था जैसा बड़ौदा के महाराजा के महल में टंगा था। सच में एक क्रांति थी ये। और इसी तकनीक ने आगे चलकर भारत में कैलेंडर आर्ट और यहाँ तक कि विज्ञापन उद्योग, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की नींव रखी। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये भारत के दृश्य इतिहास का सबसे बड़ा लोकतंत्रीकरण था। मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट। हाँ। खैर, ये तो हो गई भारत के आम जनमानस की बात। लेकिन जो कला की दुनिया के एलीट लोग थे, जो वैश्विक मंच थे, वहां इस मास प्रोड्यूस कला को किस नजर से देखा जा रहा था? क्या उन्हें वो सम्मान मिला जो एक महान कलाकार को मिलना चाहिए? अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। 1873 में मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में उन्हें गवर्नर गोल्ड मेडल मिला। बहुत बढ़िया। उसी साल यूरोप में वियना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग नायर महिला ने तहलका मचा दिया और उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। और स्रोतों में यह भी है कि 1893 के प्रसिद्ध शिकागो विश्व मेले में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था। ये वही मेला है जहां स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। हाँ, बिल्कुल वही मेला।
और फिर 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की और उन्हें आधिकारिक तौर पर राजा की उपाधि मिली। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि एक तरफ उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिल रहे थे और दूसरी तरफ कला समीक्षकों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी तीखी आलोचना कर रहा था। अच्छा, आलोचना क्यों? पश्चिमी आलोचकों ने उनके काम को विक्टोरियन कला का भारतीय संस्करण कहकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके चित्र बहुत थिएट्रिकल या नाटकीय हैं, जैसे कैनवस पर कोई नाटक चल रहा हो और मॉडल्स ने कॉस्ट्यूम पहन रखे हों। देखिए, पश्चिमी आलोचकों का तो फिर भी समझ आता है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि शुरुआती भारतीय समीक्षकों ने भी उन्हें नहीं बख्शा। आनंद कुमार स्वामी और ईबी हैवेल जैसे दिग्गजों ने उनकी कला को भोंडी और अशुद्ध तक कह दिया था। आखिर क्यों? जिस कला को पूरा भारत पूज रहा था, उससे इन विद्वानों को क्या परेशानी थी? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक टकराव था। वो कैसे? ईबी हैवेल और आनंद कुमार स्वामी का मानना था कि भारतीय कला का मूल स्वभाव आध्यात्मिक और अमूर्त है। उनके अनुसार भारतीय देवी देवता मानव शरीर रचना या मांसपेशियों और हड्डियों के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, वे एक ईश्वरीय ऊर्जा हैं। जब रवि वर्मा ने एक पश्चिमी यथार्थवादी तकनीक से देवताओं को एक आम इंसान जैसी मांसपेशियां, कपड़ों की यथार्थवादी सिलवटें और छाया प्रकाश दे दिया, तो आलोचकों को लगा कि रवि वर्मा ने भारतीय कला की आध्यात्मिक आत्मा को पश्चिमी भौतिकवाद से दूषित कर दिया है। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि वो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई। हाँ, उन्हें लगा कि आकृतियां तो सुंदर हैं, लेकिन उनमें वो गहरा आध्यात्मिक भाव नहीं है जो अजंता या चोल मूर्तियों में होता है। यार, ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। जो चीज आलोचकों को भौतिकवादी और व्यापारिक लग रही थी, उसी चीज ने असल में पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया था। एलीट क्लास और आम जनता के बीच की ये खाई हमेशा से रही है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो रवि वर्मा की जो विरासत है, वो इन तमाम आलोचनाओं से कहीं आगे निकल चुकी है। आधुनिक भारतीय कला पर उनका असर साफ दिखता है। आज की मशहूर कलाकार अंजलि एला मेनन ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने रवि वर्मा की नारी आकृतियों से बहुत प्रेरणा ली है। और उनकी विरासत सिर्फ कैनवास तक ही सीमित नहीं रही ना? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव एक ऐसे माध्यम पर पड़ा जिसने पूरी 20वीं सदी पर राज किया, सिनेमा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने राजा रवि वर्मा की उसी लिथोग्राफिक प्रेस में काम किया था? क्या बात कर रहे हैं? रुकिए, सच में? दिन रात उन भव्य ओलियोग्राफ्स को छपते हुए महाकाव्यों के उन दृश्यों को देखकर फाल्के के मन में ये विचार आया कि कितना अद्भुत हो अगर ये स्थिर आकृतियां चलने फिरने लगें। रवि वर्मा ने जिस तरह से अपने चित्रों में फ्रेमिंग की थी, जो सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम उन्होंने पेंट किए थे, फाल्के ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में बिल्कुल वही विजुअल शैली अपनाई। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? यानी राजा रवि वर्मा के उन देव चित्रों ने ही असल में भारतीय सिनेमा के दृश्य व्याकरण या कहें विजुअल ग्रामर को जन्म दिया। यह एक अद्भुत जानकारी है। मतलब आज जो बॉलीवुड की भव्यता हम देखते हैं, उसके बीज उस लिथोग्राफिक प्रेस में बोए गए थे। उनकी विरासत आज भी जीवित है, सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि वर्तमान में भी। आज भी केरल सरकार कला के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च सम्मान राजा रवि वर्मा पुरस्कार के रूप में ही देती है। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी विरासत तो हर उस घर की दीवार पर टंगी है जहां आज भी वही लक्ष्मी और वही सरस्वती विराजमान है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि राजा रवि वर्मा सिर्फ रंगों से खिलने वाले चित्रकार नहीं थे। वो एक ऐसा पुल थे जिसने पूर्व की कहानियों और पश्चिम की वैज्ञानिक तकनीक को आपस में जोड़ दिया। उन्होंने कला को राजमहलों के भारी पर्दों को पीछे से निकाला और उसे एक आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने भारतीय महाकाव्य को सिर्फ सुनाए जाने वाले किस्सों से निकालकर एक जीता जागता दृश्य अनुभव बना दिया। एकदम सही। और इस चर्चा को विराम देने से पहले ना, मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। 19वीं सदी के अंत में जब रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रेस लगाकर कला को मास प्रोड्यूस किया, तो आलोचकों ने कहा कि इससे कला की आत्मा मर गई है, शुद्ध कला का मूल्य कम हो गया है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं, जहां एक प्रॉम्प्ट लिखते ही सेकंडों में हजारों नई तस्वीरें जनरेट हो जाती हैं, कला और छवियों का फिर से एक अभूतपूर्व मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या हम एक बार फिर एक नए लिथोग्राफिक प्रेस वाले क्षण से गुजर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा और
और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। जब कोई चीज आसानी से और अनंत मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, तो क्या सच में शुद्ध कला का मूल्य कम हो जाता है? या फिर कला का असली मूल्य उसकी शुद्धता में नहीं, बल्कि उसकी पहुंच में ही छिपा है, उसकी एक्सेसिबिलिटी में? यही वो सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल। क्या तकनीक कला को मार देती है, या वो कला को उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? अगली बार जब कोई अपने घर के पूजा घर में भगवान के उस जाने पहचाने चेहरे को देखे, या इंटरनेट पर एआई द्वारा बनाई गई कोई तस्वीर देखे, तो इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस विचार को अपने साथ ले जाइए।